इस वीडियो में हम देखते हैं कि आर्थोसैलिसिलिक एसिड जो सा वो ज़्यादा एसिडिक क्यों है इसके पैरा आइसोमर से, यानी कि पैरा सैलिसिलिक एसिड से। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर बताने से, जो रीज़न है उसको बताने से पहले इसका आयुपैक नेम जो है ना वो भी आप जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है पेपर में वो आर्थोसैलिसिलिक एसिड ना कहे, इसका आयुपैक नेम से इसको बताया जो सा इसका अल्टरनेट नेम है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH। ये आर्थोसैलिसिलिक एसिड है, यानी कि आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नंबरिंग इस तरह करनी है, सिंपल है। ये आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, सिंपल। अब देखो 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम है आयुपैक। या आप इस तरह में लिख सकते थे 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजीन -1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिल का कार्बन इंक्लूड ना हो तो तब इस तरह की नेमिंग आप कर सकते हैं। तो ये दोनों नाम है आयुपैक, या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये आर्थो का है। और अगर पैरा हो तो पैरा आइसोमर ये वाला है, OH कार्बोक्सिल ग्रुप 1 2 3 4 5, ये इसका पैरा आइसोमर है। इसका नाम सिंपल हो जाना है, 2 हाइड्रोक्सी की जगह 4 हाइड्रोक्सी लिख दो बेंजोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ भी 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी का नाम है। क्वेश्चन बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पर 2 पे है, यहाँ पर 4 पे है। अब आपको पता चल गया इनके नाम भी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको कहते हैं, ठीक है। चाहे इस नाम से आए या चाहे इस नाम से आए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों आर्थोसैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड से, या 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से जो पैराइसोमर है। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा अरेज करते हैं, ठीक हो गया। अब देखो होता क्या है, ये है ना कंपाउंड। अब गौर करो, जो बेंजीन रिंग है ये, ठीक है, इसके ये तमाम जो कार्बन है ना ये वाले, ये है sp2 हिब्राडाइज्ड, ठीक है, sp2 हिब्राडाइज्ड कार्बन है ये वाला, ये बी ये बी ये बी ये बी। और sp2 हिब्राडाइज्ड कार्बन जो है इनकी ज्योमेट्री अगर देखी जाए तो ये प्लेनर होते हैं, यानी कि प्लेन में होंगे ये, ठीक है। सारे इस तरह होती है ना, देखो ये है, ये पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी, 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 सारे रेजोनेंस कर रहे हैं, ऊपर भी, ठीक है, नीचे भी, ठीक है। तो ये जो है ना एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है अबव एंड बिलो द रिंग, बिलो द प्लेन, अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। यानी कि ये मेरा हाथ है, अगर ये हथेली है तो यहाँ अगर मैं पी ऑर्बिटल ड्रा करूँ, ऊपर भी लूप्स होंगे और नीचे भी होंगे, ठीक है। ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड गोल और नीचे भी, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। तो ये प्लेनर है चूँकि sp2 हिब्राडाइज है, ठीक है, यानी कि एक ही प्लेन में होंगे। और रेजोनेंस होने के लिए शर्त क्या होती है, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम रेजोनेंस भी कहते हैं, या फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज अनदर पोजीशन, इस तरह, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी होगी जब प्लेनर होंगे ना, प्लेनर होगा, sp2 हिब्राडाइजेशन होगी, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन वैसे तो ट्रिपल बॉन्ड में भी जो है ना वो डीलोकलाइजेशन होती है, वहाँ तो sp हिब्राडाइजेशन होती है ना, ठीक है, वो तो लीनियर है। मैं प्लेनर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में होना चाहिए डीलोकलाइजेशन के लिए, रेजोनेंस के लिए, ये शर्त है, ठीक है। अब होता क्या है, ये अब बेंजीन रिंग है और ये कार्बोक्सिल OH है,
ठीक है, अब मैं रीज़न की तरफ आने लगा। ये 1 2 3 C डबल बॉन्ड OH। होता ये है कि जितनी भी जो बेंजोइक एसिड्स है ना, अब ये डेरिवेटिव है ना बेंजोइक एसिड का, क्योंकि ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। जितने भी ऑर्थो बेंजोइक एसिड होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो अपने मेटा पैरा आइसोमर से हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे। ये आपने बात याद रख लेनी है। ये आर्थो आइसोमर है ना, ठीक है। जितने भी बेंजोइक एसिड होंगे ना, आर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्गर होंगे एसिड एज कम्पेयर टू देयर पैरा मेटा आइसोमर्स। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर एक इफ़ेक्ट लग रहा होता है, ठीक है, और उस इफ़ेक्ट का नाम होता है जो ना, उस नाम का इफ़ेक्ट होता है आर्थो इफ़ेक्ट, ठीक है। ये इफ़ेक्ट जो है ना वो लग रहा होता है आर्थो इफ़ेक्ट, ठीक है। और ये सिर्फ आर्थो आइसोमर जो से होती है ना बेंजोइक एसिड्स के, उनमें होता है, ठीक है। इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, होता ये है कि यहाँ पर जो है ना वो चेंज आती है। ये ग्रुप बहुत बल्कि है, C डबल बॉन्ड OH, ये वाला ये बहुत बल्कि है। अब बल्कि होने की वजह से इसकी रिपल्शन होती है OH से, ठीक है। और जब रिपल्शन होगी तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी बल्कि होगी डिक्रीज, ठीक है, कम हो जाएगी। तो स्टेबल होने के लिए सब कुछ हो रहा है इस कायनात में, ठीक है। तो स्टेबिलिटी अगर गेन करनी है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बोक्सिल OH के दरमियान कम करना पड़ेगा। तो वो फिर इस तरह होता है, कैसे कम होगा, कम इस तरह होता है कि ये जो ग्रुप है ना कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। ये क्या करता है, प्रेफर करता है आउट ऑफ प्लेन। ये जो है ना वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, यानी कि दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर समझ लो कि ये OH वगैरह, OH इस तरफ है ना तो कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरी तरफ चला जाएगा। OH ग्रुप अगर ऊपर की तरफ है तो कार्बोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी कि समझो ये OH ग्रुप है, ठीक है, ये OH ग्रुप है और ये ग्रीन मार्कर कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये दोनों बोर्ड पे है ना तो प्लेन में है, एक ही प्लेन पे है। होता ये है कि जब इनके दरमियान रिपल्शन है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ये देखो, समझ लो कि ये आगे पीछे हो रहे हैं, स्टेबिलिटी की वजह से मूव कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो है ना आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा इस तरह, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा कार्बोक्सिल। इस तरह अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो तो अब रिपल्शन कम होगी, ये स्टेबल हो गया। लेकिन इसमें एक अब बात आ जाती है, वो क्या, इसकी इसे कहते हैं आर्थोफैक्ट। आर्थोफैक्ट क्या होता है कि ग्रुप का आउट ऑफ प्लेन चला जाना, यानी कि प्लेनैरिटी क्या होती, को प्लेनैरिटी जो है ना वो होगी डिस्ट्रॉय, क्योंकि एक ही प्लेन पे ये दोनों थे ग्रुप्स। अब एक ग्रुप प्लेन पे है और दूसरा ग्रुप प्लेन पे नहीं है, आउट ऑफ प्लेन चला गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब अगली बात, एसिड कौन से होते हैं। एसिड वो होता है जो अपना प्रोटॉन आसानी से दे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो मुश्किल से वो वीक एसिड होता है। अब ये एक एसिड है, ठीक है। अब जब ये प्रोटॉन देगा तो एसिड तो है ना, ठीक है। तो ये प्रोटॉन OH से नहीं जाएगा बल्कि कार्बोक्सिल का जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होगा। तो जब कार्बोक्सिल का कार्बन रिमूव हो गया ना, ठीक है, कार्बोक्सिल का जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन रिमूव होगा, ठीक है। OH का प्रोटॉन रिमूव नहीं होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखें, स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिनोल। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में से। तो प्रोटॉन प्रिफरेंशियली जो है ना प्रेफरेबली रिमूव होगा। जब ये रिमूव होता है, अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों है। अब प्रोटॉन रिमूव हो गया, अब इसकी स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे अब रिलाई कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये OH ग्रुप है ना, तो ये ग्रुप जो है ना ये इसका नेगेटिव आई इफेक्ट है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट।
इसका नेगेटिव आई इफेक्ट है, यानी कि ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, OH ग्रुप। और याद रखो हमेशा एटम वही स्टेबल होते हैं जो होते हैं न्यूट्रल। एनायंस भी कभी भी स्टेबल नहीं होते, ना ही केटायन स्टेबल होते हैं, क्योंकि इन पे चार्ज होता है। अब होता क्या है कि ये OH ग्रुप है, इनका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। जब खींचेंगे तो ये O पे जो नेगेटिव चार्ज है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये खींचे जाएंगे OH की तरफ। तो O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, होते होते न्यूट्रल की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये एक्चुअली स्टेबल कर है ये ग्रुप। अब आपको पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है ना, वो हमेशा डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। याद रखो जितने भी कंपाउंड है ना, हमेशा रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट जो है ना, वो डोमिनेट करता है, ज़्यादा ग्रेटर उसका इफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, लेकिन ये चीज़ रिवर्स हो जाती है इन केस ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की केस में इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, वो नेगेटिव होता है और ये स्ट्रॉन्गर होता है रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट से। ये चीज़ जो है ना आप लोगों ने याद रखनी है। जितने भी कंपाउंड हैं उनमें हमेशा इंडक्टिव और मीजोमेरिक रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, लेकिन जो सा हैलोजेंस है ना, उनमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट से। ठीक है, अब यहाँ पर भी तो रेजोनेंस इफेक्ट है, तो वो डोमिनेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर्स हैं ये। ठीक है, यहाँ पर जो OH का इफेक्ट है वो +R है, +M है, मीजोफेरिक या रेजोनेंस। तो आप ये कह रहे होंगे ठीक है भाई, ये पुल तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल तो कर रहा है, ठीक है, OH की वजह से, लेकिन रेजोनेंस की वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, ठीक है, ये वाले मूव करके यहाँ पर आए, ये मूव करके यहाँ जाएँ और ये वाले यहाँ आ जाएँ, जब ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन पे जो न्यूट्रल है उस पर चला जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आ गया OH पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, CO नेगेटिव। अब देखो पहले एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, अब दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये तो पहले से ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। ठीक है, उसकी वजह यही है कि मैंने आपको कहा था न्यूट्रल चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है। ये तो O के ऊपर नेगेटिव कम करने की बजाय दूसरे ऑक्सीजन न्यूट्रल को भी नेगेटिव कर रहा है, उसको भी उसने इनायन बना दिया और अनस्टेबल कर दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। जितने भी बेंजोइक एसिड है ना, आर्थो सब्स्टिट्यूटिव बेंजोइक एसिड, वहाँ पर जॉनसन है, चूँकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, को प्लेनर नहीं होता। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो +R इफेक्ट है ना, वो इफेक्ट नहीं कर पा रहा कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर। वो क्यों? उसकी वजह मैंने बताई है कि ये आउट ऑफ प्लेन चला गया हुआ कार्बोक्सिल ग्रुप। रेजोनेंस तो होती है लेकिन पंप नहीं हो रहा ऊपर की तरफ, मसलन ये है ना। ठीक है, अब गौर करो, ये OH, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है। रेजोनेंस इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड के हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये ऊपर नहीं जा पाते, ये यहीं रह जाते हैं यहाँ पर इस तरफ, ऊपर नहीं जा पाते, ऊपर की तरफ पंप नहीं हो पाते, और ना ये डबल बॉन्ड इस तरफ मूव करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये तो आउट ऑफ प्लेन चला गया हुआ है। रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन होनी तब है जब sp2 हिब्रिडाइज हो और प्लेनर हो। ये sp2 तो है, लेकिन अब प्लेनर वाली शर्त ख़त्म होगी, अब ये प्लेनर नो मोर हो गया, अब ये प्लेनर ही नहीं, ये तो आउट ऑफ प्लेन ग्रुप जा चुका हुआ है। जब आउट ऑफ प्लेन जा चुका है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ पंप नहीं हो सकते। रेजोनेंस जो है ना वो अनइफेक्टिव हो गया, +R या +M इफेक्ट जो है ना वो डेड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर डेड हो गया जब, तो फिर एक इफेक्ट है जो यहाँ पर लग रहा है और वो है -I इफेक्ट। -I इफेक्ट ही बस लग रहा है, और चूंकि -I इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज को डाइल्यूट करेगा, कम करेगा, स्टेबल करेगा, न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, और इसी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, जब एक एसिड प्रोटॉन लूज़ करता है तो वो बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना,
ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। मोर एसिडिक कंपाउंड, ठीक है, द डायरेक्टली प्रपोर्शन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड ज़्यादा होगा, वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा वीक होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वीक कॉन्जुगेट बेस, यानी कि बेस का मतलब ये है, अब ये कॉन्जुगेट बेस है, ये जितना ज़्यादा वीक होगा ना उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और ये वाला एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? अगर ये वीक होगा तो इसकी जो एबिलिटी होगी प्रोटॉन लेने की वो कम होगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कॉन्जुगेट बेस तो ये जैसे ही प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हुआ ये तो उसे जाने ही नहीं देगा, वो कोशिश करेगा दोबारा मैं इससे जो ना वो शादी करूँ, पास ही रहने दूँ। तो जब कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा इसका ओ नेगेटिव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो प्रोटॉन को रिमूव ही नहीं होने दे रहा, चूँकि स्ट्रॉन्ग है। तो एसिड कैसे जो ना वो प्रोटॉन रिमूव करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा। तो जितना ज़्यादा कंपाउंड एसिडिक होगा उतनी ही कॉन्जुगेट बेस की उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उतना ही कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, ये चीज़ याद रखनी है। अब जो लास्ट पॉइंट्स इसके वो ये, एक तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, जो इसको मोर एसिडिक कर रहा है। दूसरा ये जो ओ नेगेटिव है ना ये इसकी प्रोटॉन के साथ करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो ना बन रहे हैं 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग है। देखो 1 2 ये 3 4 5 6 बॉन्ड है, ओ नेगेटिव और हाइड्रोजन के दरमियान 1 बॉन्ड, ओ एच के दरमियान 2, फिर ये 3 ये 4 5 और 6, ये 6 मेंबर रिंग है। एक तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसको ज़्यादा एसिडिक कर रहा है, सेकंड थिंग इसमें 6 मेंबर रिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको स्टेबलाइज कर रही है और 6 मेंबर रिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यही वजह कि मैक्सिमम जो है ना वो नेचुरल अकरिंग कंपाउंड में 6 मेंबर, ये जो 6 मेंबर रिंग जो उनसे होती है ना ये स्टेबल होती है, जैसे साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि चेयर कन्फर्मेशन होती है अगर आपने स्टीरियो पढ़ी हो। तो 2 रीज़न है, एक तो ये 6 मेंबर रिंग बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरा इसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो उनसे है वो इफेक्ट कर रहा है। तीसरी थिंग यहाँ पर आर्थो इफेक्ट लग रहा है। आर्थो इफेक्ट क्या करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप बल्कि ग्रुप है, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अल्टरनेटली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो उनसे रेजोनेंस यहाँ पर डेड हो जाएगी, जो पॉजिटिव रेजोनेंस है कार्बोक्सिल की कार्बन की तरफ पंप नहीं इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, तो सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव आई इफेक्ट ही रह जाएगा, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट डेड हो गया, तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो आर्थो इफेक्ट है। दूसरा 6 मेंबरिंग एच बॉन्डिंग, ठीक है, और तीसरा नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है। तो ये 3 रीज़न है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 6 मेंबरिंग, आर्थो इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये 3-4 हैं जो इसको स्टेबल कर रहे हैं। आर्थो, ये आर्थो आइसोमर है, आर्थो आइसोमर, ठीक है, और ये एसिड भी है। अब पैरा आइसोमर में क्या होता है, वो सिंपल है, देखो ये पैरा आइसोमर है, यहाँ पर OH ग्रुप बहुत दूर है कार्बोक्सिल के, यहाँ पर आर्थो इफेक्ट नहीं लगता। पैरा आइसोमर में आर्थो इफेक्ट नहीं लगता क्योंकि OH कार्बोक्सिल दोनों बहुत दूर हैं, और यहाँ पर 6 मेंबर रिंग भी नहीं बनती और ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये काफ़ी दूर हैं, ये काफ़ी दूर है, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ना 6 मेंबर रिंग बनती है, ना आर्थो इफेक्ट यहाँ पर लगता है। यहाँ पर क्या होता है कि आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन पुल करता है जब यहाँ से प्रोटॉन निकल जाता है इस तरह, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटली प्लस आर इफेक्ट भी लग रहा है, यहाँ पर दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, माइनस आई भी और प्लस आर भी। तो प्लस आर चूँकि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ये रेजोनेंस जब करेगा, ठीक है, तो वो वाली ये वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा इस तरह, ठीक है। तो दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे प्लस आर इफेक्ट की वजह से, तो लिहाजा ये जॉनसन है वो ज़्यादा एसिडिक नहीं शो करेगा करेक्टर एज कम्पेयर टू इस आर्थो आइसोमर। क्यों?
ना यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट ला रहा है, ना 6 मेंबर रिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि दूर बहुत है, और दूसरा ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो प्लस आर इफेक्ट चूँकि ज़्यादा डोमिनेंट होता है, तो ये रेजोनेंस करेंगे और दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा जो अनस्टेबल इसको करता रहेगा। यहाँ पर जो है ना ये ऑक्सीजन कभी इस तरफ मूव करेगा, कभी इस तरफ भी आ जाता है, ठीक है। और जो है ना ऑक्सीजन पे भी पार्शियल नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर अपनी जो है ना वो भी रेजोनेंस हो रही है बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं बिटवीन टू ये कार्बोक्सिल ऑक्सीजन के बिटवीन। तो ये जो है ना वो चीज़ें थी जो इसको स्टेबल कर रही थी आर्थो को, जबकि पैरा को उससे कम जो है ना वो इसलिए कर रही हैं, ठीक है। और याद रखो कार्बोक्सिल के ये दोनों ऑक्सीजन है ना, जब ओ नेगेटिव इधर डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, तो दोनों इक्वल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बांध रहे हैं जिनकी इक्वल एनर्जी होगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस चीज़ की।